हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो बेटे? बेटे याद है हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है अपना 4th पॉइंट, जिसके अंदर मेरी डिस्कशन आपके साथ अभी तक ये चल रही है, मैं क्या क्या करा चुका हूं और क्या क्या नहीं। मैं आपको एक बार बता दूं, मैं आ चुका था हमारे मैं बाकी बताऊं पॉइंट तो बाद में डिस्कस करूंगा। मैं चल रहा था भाई साहब यहां से, एक सेकेंड, आइए भाई साहब, बच्चे आ चुके हैं, आप क्या कर रहे हो? आ जाओ बच्चों। अब आएगा, सुनो। हाँ जी बच्चों, हम चल रहे थे कि एक नए बिजनेस में जाने से पहले हमें क्या क्या हमने क्या क्या काम करने हैं। ये मेरा चौथा पॉइंट चल रहा है। एक नए बिजनेस में जाने से पहले हमें क्या क्या काम करने हैं, ये मेरा चौथा पॉइंट चल रहा है, जिसमें मैंने पहला काम का आपको एक्सपीरियंस कर्व देखे, दूसरा काम मार्केट की अट्रैक्टिवनेस देखे, तीसरा काम मैंने आपसे बताया कि मार्केट कंपटीशन को देखे। कंपटीशन पे ही बातें भी चल रही हैं, और एक चौथा काम और है वैल्यू क्रिएशन, ये देखेंगे, और बस इसके बाद ये पॉइंट खत्म हो जाएगा मेरा। इसी के अंदर कंपटीशन को देखने के लिए, कंपटीशन का मतलब हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। पोर्टर साहब ने कहा कि भाई साहब ऐसा है, 5 फोर्सेस है, अपने एक फ्रेमवर्क है, अपने प्रोडक्ट को इन 5 प्रोसेसेस से होकर इस फ्रेमवर्क से गुजारो। अपनी जिस इंडस्ट्री को आप चूज करना चाह रहे हो, जिस बिजनेस को आप चूज करना चाह रहे हो इंडस्ट्री के अंदर, जिसमें उन्होंने पहला बताया था न्यू एंट्रेंट, जो अभी तक नहीं हुआ हमारा। दूसरा बताया था सप्लायर, जो हम कर चुके। तीसरा बताया था बायर की बार्गेनिंग पावर, सब्स्टिट्यूट, और नेचर ऑफ द रिवाइवल्स। नेचर ऑफ रिवाइवल्स में हमने 5-6 पॉइंट भी किए कि नेचर ऑफ द रिवाइवल्स में लीडरशिप, हमने इसे एक पॉइंट किया, नंबर ऑफ रिवाइवल्स, यहां पे हमने पॉइंट किया एग्जिट बैरियर, एग्जिट बैरियर्स कितने हैं। यहां पे हमने एक पॉइंट किया फिक्स कॉस्ट, फर्म की फिक्स, जिस आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसकी फिक्स कॉस्ट क्या है। यहां पर हमने एक पॉइंट किया फिक्स कॉस्ट के बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और फिर पॉइंट किया ग्रोथ रेट, इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट क्या है। तो इस तरह से नेचर बनता है रिवाइवलरी का, इनको देख के मेंटरशिप, नंबर ऑफ रिवाइवल्स, एग्जिट बैरियर, फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और ग्रोथ। अब मेरा इसमें एक ही टॉपिक रह गया, न्यू एंट्रेंट। अब मैं पहले इसे अपनी भाषा में बताता हूं आपको, न्यू एंट्रेंट में मैं क्या क्या लिखवाना चाहता हूं, क्या क्या बातें हैं न्यू एंट्रेंट में। आप किसी भी बिजनेस को इन 5 पोर्टर साहब के इन 5 फ्रेमवर्क से गुजारेंगे, इस फ्रेमवर्क से गुजारेंगे, 5 पॉइंटों से गुजारेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिटिव फोर्स कितनी है, कौन सी ज्यादा है, न्यू एंट्रेंट से खतरा ज्यादा है, सप्लायर से ज्यादा है, बायर से ज्यादा है, किससे ज्यादा है। और उसके बेस पर आप डिसाइड करोगे कि इंडस्ट्री मार्केट अट्रैक्टिव है, प्रॉफिटेबल है या प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मैं आपसे न्यू एंट्रेंट में क्या क्या बातें करना चाहता हूं, मैं वो डिस्कशन करता हूं न्यू एंट्रेंट के बारे में। पहले मैं अपनी भाषा में बात करता हूं, फिर इनकी भाषा में लिखेंगे। मैं तो इतना बता देता हूं, न्यू एंट्रेंट अगर ज्यादा होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अगर न्यू एंट्रेंट, नए लोग ज्यादा आएंगे इंडस्ट्री में, ज्यादा लोग आते हैं, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो यह भी कंपटीशन का एक फोर्स बन जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों होगी? सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड होगी नहीं, और जिससे प्रॉफिट कम होंगे, फर्म के प्रॉफिट कम होंगे। मैं पहली बात तो यही बात करना चाहता हूं कि न्यू एंट्रेंट के आने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है, जिससे सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड कम हो जाती है, प्राइस डाउन आ जाते हैं। अगर हम इसे रोक सके तो उस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी हाई होगी। अगर आप न्यू एंट्रेंट को रोक सके, इसका मतलब होता है न्यू एंट्रेंट के लिए आप बैरियर लगा सके। अगर आप न्यू एंट्रेंट के लिए बैरियर लगा सके तो आपकी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी।
तो आपकी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। तो 8 बैरियर बताए हैं, 8 बैरियर, 8 बैरियर मैं आपको बताऊंगा जो आपको करने हैं। एक सेकंड रुकिए। 8 बैरियर्स जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने ये 8 बैरियर्स लगा लिए, एक सेकंड, 8 बैरियर बताऊंगा जो हमें किसी नए व्यक्ति को आने से रोकने हैं। तो आप पहले मेरी यहां तक बात समझे। न्यू एंट्रेंस से प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। अगर न्यू एंट्रेंस ज्यादा होगी, ये मोर होगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी स्लो होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, डिमांड घट जाएगी, प्राइस में बताने वाली बातें है नहीं, आपको पता है। अगर हम इसे रोक सके तो हमारे प्रॉफिट ज्यादा होंगे। 8 बैरियर्स हैं, मैं 8 बैरियर्स के बारे में पहले अपनी भाषा में बताता हूं, फिर इनकी भाषा में बात करेंगे। पहला बैरियर कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो और उसमें कैपिटल की बहुत ज्यादा जरूरत है, नए एंट्रेंट को आने के लिए बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए, तो उस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। जैसे मैं कह दूं रियल स्टेट है, यहां पैसा चाहिए दबा के, न्यू एंट्रेंट ऐसे आराम से थोड़ी ना आ जाएंगे। 5-5, 10-10 करोड़ की एक प्रॉपर्टी हुई पड़ी है, तो यहां पर न्यू एंट्रेंट ज्यादा कम आएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। ये एक बैरियर है। कोचिंग सेंटर्स हैं, यहां कैपिटल की रिक्वायरमेंट बड़ी कम है, लोगों को आते फटाफट सेंटर खोला, काम खत्म। तो यहां पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है तो न्यू एंट्रेंट ज्यादा होगी। ऐसे ही इकोनॉमी इन स्केल, अगर इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े व्यक्ति बैठे जो बड़े ज्यादा सामान बनाते हैं, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा कर लेंगे, जिससे कॉस्ट पर यूनिट कम होगी और कोई कॉम्पिटिटर आ नहीं पाएगा इतनी कॉस्ट पे। तो ये भी एक एंट्री बैरियर बन सकता है। जो भी है वो ज्यादा सामान बनाए, कॉस्ट पर यूनिट को कम करे। जियो ऐसा ही करता है। जियो ऐसे ही किया जियो ने, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करने की कोशिश की, कॉस्ट पर यूनिट पहले कम की और मार्केट में दूसरों के लिए बैरियर बना दिया। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये उसमें भी आया था, रिवाइलरी में भी, दोनों तरफ है ये, मैं भी करवाऊंगा आपको। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप कस्टमर की नजर में अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग बना दो। कस्टमर की नजर में प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग बना दो। अब नए आदमी को आते टाइम सोचना पड़ेगा कि मैं ऐसा कैसे बनाऊं, इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है। जैसे एप्पल ने किया, अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल अलग बना दिया। अब नए रिवाइलरी को आने के लिए बड़ी टेंशन वाला काम है इसमें, कि उसके बराबर का अपने प्रोडक्ट को लाने के लिए बहुत लंबे टाइम तक अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, बहुत खर्चा होता है इसमें। स्विचिंग कॉस्ट, ये बड़ा बहुत बढ़िया तरीका है। आप एक बात बताओ, नया आदमी आएगा, ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर है, ये मेरे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, ये मेरे प्रोडक्ट को यूज कर रहा है। अब नया आएगा आदमी, ये नए प्रोडक्ट को यूज करना चाहता है, मैं अब इसकी स्विचिंग कॉस्ट ही बड़ी ज्यादा करवा दूं। स्विचिंग कॉस्ट कैसे? ये नए आदमी आएंगे, ये नए आदमी को इनको नई मशीनें खरीदनी होंगी, नई तरह से नॉलेज देनी होगी, तो इनकी स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मेरा कस्टमर मुझे छोड़ के जाएगा ही नहीं। न्यू एंट्रेंट को ये पता है, इसलिए न्यू एंट्रेंट के लिए एंट्री बैरियर है, वो आएगा ही नहीं। स्विचिंग कॉस्ट, क्योंकि नए एंट्रेंट को आकर हमारे कस्टमर को लेना है, और अगर हमारे कस्टमर की स्विचिंग कॉस्ट ज्यादा है, उसे नई मशीनें, नई टेक्निक, नए इंप्लॉइज को दोबारा सिखाना, सब कुछ चेंज करना होगा, तो वो न्यू एंट्रेंट के लिए एंट्री बैरियर है। वो आते हुए डरेगा कि भाई साहब क्या करूं मैं यहां पे आके। अगली बात, ब्रांड आइडेंटिटी। वैसे तो मुझे ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जैसा ही लगता है, लेकिन फिर भी ब्रांड आइडेंटिटी बताता हूं। जैसे रोलेक्स है,
ऐसा बना दो कि दूसरा पहने तो कहे हां जी ये रोलेक्स की घड़ी पहन रखी है इसने, ब्रांड है, मार्केट में नाम है उसका। तो नए कॉम्पिटिटर को आने में टाइम लगेगा, वो आ ही नहीं पाएगा, बड़ा स्लो स्लो आएगा। एसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऐसा मैं आपको बताऊं सोनी ने किया। सोनी के स्पीकर आते थे, सोनी ने क्या कर रखा था, अपने जितने भी वो हैं सोनी के स्पीकर बेचने के लिए अलग अलग शहर में फ्रेंचाइजी बैठाए हुए थे, दुकानों दी हुई थी, और इन दुकानों पर सिर्फ सोनी के स्पीकर मिलते थे और कुछ नहीं मिलता था, मतलब सोनी का ही सामान मिलेगा, ये सोनी ने कह रखा था। तो सारा का सारा कंट्रोल किसका हो गया, सोनी का। तभी जेबीएल आया, जेबीएल ने कहा इन दुकानदारों को मेरे स्पीकर भी बेच लो। सोनी ने पटाख से कह दिया कि भाई साहब बात साफ है, अगर किसी ने इसका स्पीकर एक भी रख लिया मैं अपनी फ्रेंचाइजी छीन लूंगा। और उस टाइम सोनी का बड़ा नाम चलता था, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तो जेबीएल के लिए यह एक चैलेंज खड़ा हो गया कि वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में कैसे जाए। सोनी वाले तो छोड़ने को तैयार नहीं है, तो नई एजेंसियां देनी पड़ेंगी। तो अगर आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंट्रोल कर लेते हैं तो भी ये नए के लिए एक एंट्री बैरियर बन जाएगा। अग्रेसिव मार्केट रिलेशनशिप, अग्रेसिव रिलेशनशिप, कोई भी नया आ जाए आप एकदम ऐड पे लग जाते हैं, एकदम प्राइस डाउन कर देते हैं, ऐड इतनी करवा देते हैं अपनी, एकदम अपने प्राइस इतने डाउन कर देते हैं, जो नया नया आया होता है उसको पता ही नहीं चलता गेम क्या खिल गई, वो आपसे टक्कर ही नहीं ले पाता। तो ये सब एंट्री बैरियर्स है कि आप नए एंट्रेंस को आने से रोक सकते हैं। तो मैंने कहा एंट्री बैरियर कौन कौन से है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरी बात मैंने आपसे बताया डिफरेंशिएशन, वो इकोनॉमी इन स्केल, आप लोग सामान प्रोडक्शन कर दो, कॉस्ट वेरिएंट घटा के रखो, नया आ ही ना पाए। डिफरेंशिएशन, आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से डिफरेंशिएट कर दो दूसरे को वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगे। उसके बाद वो शिफ्टिंग कॉस्ट, जिस आदमी को आपसे शिफ्ट होना है, जो आपका कस्टमर है, उसको शिफ्ट होने में इतना खर्चा लग जाए कि वो सोचे भी ना कि मुझे जाना है, शिफ्टिंग कॉस्ट। अगला शिफ्टिंग कॉस्ट के बाद वो ब्रांड आइडेंटिटी, आप अपना ब्रांड ऐसे बना दो लोग पहने और कहे जी हाँ ये इस वाली गाड़ी में जा रहा है। उसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे ही कंट्रोल कर लें, आप नए को आने से रोक सकते हैं, उसको डिस्करेज होगा, वो आएगा ही नहीं। उसके बाद अग्रेसिव रिलेशनशिप, आप लोग इतने तेज है एकदम किसी को नए को देखते हैं और फटाक से एडवर्टाइजमेंट और सारे कुछ पे लग जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो एंट्री बैरियर्स है। मेन तो यही बातें थी। अब मुद्दा यह है मुझे लिखवाना क्या है इसके अंदर। अगर मैं इसको लिखवा पाऊं तो ये पांचों बैरियर हो गए उनके। तो मैं पहले तो ये बताऊं, मैं ये सब लिखवाने से पहले तो मैं यही लिखवाऊंगा कि इसके बेसिक में क्या लिखवाऊं, फिर बेसिक में लिखवाने के बाद एक एक को करके लिखवाऊंगा। तो बेसिक में क्या क्या लिखवाऊं मुझे ये बात देखनी है। तो मैं पहले अपना टॉपिक जो शुरू करने वाला हूं उसका नाम होगा थ्रेट ऑफ, अभी लिखना मत आप, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंस, न्यू एंट्रेंस, इसका आपको खतरा है। अब इसमें मैं क्या क्या लिखूंगा, मैं न्यू एंट्रेंट के बारे में पहले थोड़ी सी बातें लिखूंगा। न्यू एंट्रेंट के बारे में क्या बातें लिखूंगा, मैं कहूंगा ये पावरफुल कंपटीशन का सोर्स है, ये एक पावरफुल कॉम्पिटिटिव फोर्स है। अब न्यू एंट्रेंट से न्यू कैपेसिटी और न्यू प्रोडक्शन रेंज आती है, न्यू कैपेसिटी आती है, न्यू प्रोडक्शन रेंज आती है, जिससे न्यू कैपेसिटी न्यू प्रोडक्शन रेंज आती है जिससे न्यू कॉम्पिटिटिव प्रेशर आता है, न्यू
कॉम्पिटिटिव प्रेशर आता है। और अगर न्यू एंट्रेंट बिग हो फिर तो और ज्यादा खतरा हो जाता है। मतलब जियो उतर आए, रिलायंस वाला उतर आया, तो फिर तो और ज्यादा खतरा हो जाएगा। अगर कॉम्पिटिटर जो आ रहा है वो बिगर है, कॉम्पिटिटर बिगर है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा सर्व करेगा, तो ज्यादा कंपटीशन सर्व करेगा, कंपटीशन सर्व करेगा। मैंने आपसे बताया न्यू एंट्रेंट एक पावरफुल सोर्स है। नई कैपेसिटी और नई प्रोडक्शन रेंज आपको और कॉम्पिटिटिव प्रेशर में लाती है। अगर कंपटीशन बड़ा होगा, कॉम्पिटिटर बड़ा होगा, तो ज्यादा कंपटीशन सर्व करेगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस कम हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग फर्म्स का मार्केट शेयर कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, प्राइस कम हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो मैं यही लिखूंगा, मैं कहूंगा न्यू एंट्रेंट के आने से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। पता नहीं क्या हो रहा है इसको, ये क्यों नहीं कर रहा इस वक्त। मैं कहूंगा प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस डाउन हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग फर्म का मार्केट शेयर डाउन हो जाएगा, प्रॉफिट डाउन हो जाएंगे, प्राइस डाउन हो जाएंगे। और ये एक पावरफुल सोर्स है कंपटीशन का। न्यू कैपेसिटी और न्यू प्रोडक्शन रेंज आ जाती है, जिससे कॉम्पिटिटिव प्रेशर आ जाता है। और अगर कॉम्पिटिटर बिगर हो तो ज्यादा कॉम्पिटिटिव सर्व करेगा। मैं पहला पॉइंट तो ये ही लिखूंगा। फिर मैं दूसरा पॉइंट लिखूंगा, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है अगर वो एंट्री बैरियर लगा दे, अगर न्यू एंट्री बैरियर लगा दे, न्यू एंट्री बैरियर लगा दे, न्यू एंट्री बैरियर लगा दे, तो इससे, इसके बाद मैं बताऊंगा एंट्रिंग का क्या मतलब होता है और बैरियर का क्या, बैरियर कौन कौन से हैं। न्यू एंट्रिंग बैरियर लगा दे तो क्या हो रहा है, अगर वो न्यू एंट्री बैरियर लगा दे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है। एंट्री बैरियर का क्या मतलब है, एंट्री बैरियर का क्या मतलब है कि इकोनॉमिक फोर्स को यूज करे, इकोनॉमिक फोर्स को यूज करके नए बिजनेस को आने से या तो रोक दे या स्लो कर दो। एंट्री बैरियर का मतलब इकोनॉमिक फोर्स का यूज करके, कुछ एंट्री बैरियर्स है, जैसे एग्जांपल दे दूंगा एंट्री बैरियर्स के, कॉमन एंट्री बैरियर्स, इन सारे 6 के नाम, 8 के 8 के नाम लिख दूंगा। कौन कौन से थे, कैपिटल रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांड इमेज, इकोनॉमिक इन स्केल, स्विचिंग कॉस्ट, असेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, एग्रेसिव रिलेशनशिप, और इन सबको लिखवाऊंगा। मैं पहले तो ये 2 ही पॉइंट आपको लिखवाना चाहूंगा। मैंने 2 पॉइंट आपको बताए हैं बेसिक में क्या क्या। मैं कह रहा हूं, मैं पहले ये लिखवाऊंगा कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, प्रॉफिट कम हो जाते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो बड़ा दुखी करते हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है, सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस डाउन हो जाते हैं, और एग्जिस्टिंग फर्म का मार्केट शेयर कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, प्राइस कम हो जाता है। ये एक पावरफुल सोर्स है। न्यू कैपेसिटी और न्यू प्रोडक्शन रह जाती है जो नया प्रेशर देती है, और अगर वो बिगर हो फिर तो कमाल ही कर देता है वो। और अगर हम इसे रोक पाए, एंट्री बैरियर लगा पाए, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एंट्री बैरियर का मतलब होता है इकोनॉमिक फोर्स का यूज करो और नए को आने से रोक दो या स्लो कर दो, और ये सब एंट्री बैरियर्स है। मैं ये 2 पॉइंट लिखवाता हूं पहले, उसके बाद मैं एक एक को समझाता चला जाऊंगा और लिखवाता चला जाऊंगा। आ जाओ मेरे साथ साथ। आज हम 5वीं कोर्स कर रहे हैं इस वक्त तक, इसकी पोर्टर साहब की। तो लिखना शुरू करें।
the threat of new entrants, the threat of new entrants, तो लिखे new entrants can reduce industry profitability, इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है because they add new production capacity, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है, लीडिंग टू एन इंक्रीज सप्लाई बढ़ जाती है, इंक्रीज सप्लाई इवन एट ए लोअर प्राइस पर, एंड कैन सस्टेन इरोड मतलब खत्म करती है, इरोड एग्जिस्टिंग फर्म मार्केट शेयर। मैं इसको लिखता हूं पूरी बात को, आपको समझ में आएगा। मार्केट पोजीशन लिख देता हूं, मार्केट शेयर पोजीशन ऐसे। अब देखिए क्या लिखता हूं मैं, पोजीशन। तो आप लोग लिखे मेरे साथ साथ, यहां से ब्लैक उठाना पड़ेगा, अब ठीक है। देखिए, नो एंट्रेंट कैन रिड्यूस इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी because they add new production capacity leading to an increased supply of the product lower price and can substantially reduced erode existing from market share position। न्यू एंट्रेंट रिड्यूस करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को, न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी ऐड करते हैं, इंक्रीज करते हैं सप्लाई, लोअर करते हैं प्राइस को, और इरोड कर देते हैं करंट मार्केट की पोजीशन को। हो गया पहला पॉइंट, यहां ये कर रहा हूं मैं, ये बात लिख दी मैंने। ये पावरफुल सोर्स है, तो अब ये वाली लाइन लिखूंगा इसके अंदर। मेरा ये पहला ही पॉइंट चल रहा है अभी, ये एक पावरफुल सोर्स है। न्यू एंट्रेंट आर ऑलवेज ए पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन। ये एक पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन है, पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन। ये कंपटीशन का एक पावरफुल सोर्स है। मैंने कहा था नई कैपेसिटी आ जाएगी, नई रेंज की प्रोडक्शन आ जाएगी जो अलग से कॉम्पिटिटिव प्रेशर बनाएगी। द न्यू कैपेसिटी एंड न्यू प्रोडक्शन रेंज they bring through the new competitive pressure। तो लिखेंगे the new capacity and new production range they bring in throw up न्यू कॉम्पिटिटिव प्रेशर एंड। अब न्यू कॉम्पिटिटिव प्रेशर होगा, मैंने ये तीन बातें लिखवा दी। अब मैं लिखवाऊंगा अगर कॉम्पिटिटर बड़ा भी हो गया फिर तो वो हमारे लिए खतरा ही पैदा कर देगा। लिखें द bigger of
no entrant, the more serve the competition, the bigger of new entrant, the more serve the competition effect, the competitive effects. यहां तक की बातें हो गई। अब एक लाइन और लिख दोगे यहां पर, एक लाइन और लिख देता हूं यहां पर। जो न्यू एंट्रेंट आएंगे वो हमारे प्रॉफिट को और हमारे प्राइस को लिमिट करते हैं। देखिए, न्यू एंट्रेंट आल्सो प्लेस ए लिमिट ऑन प्राइजेस and affect the profitability and affects the profitability of existing players. New entrant also new entrants also place a limit on the price and affect the profitability of existing players. अब मैं आगे चलता हूं, दूसरा पॉइंट लिखता हूं कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है अगर आप न्यू एंट्रेंट को ब्लॉक कर दो। न्यू एंट्रेंट को ब्लॉक किया जा सकता है न्यू एंट्री बैरियर लगाकर। बैरियर का मतलब होता है इकोनॉमिक फोर्स का यूज करके न्यू एंट्रेंस को रोकना। बड़े सारे कॉमन बैरियर्स हैं, इन सबके नाम आ जाओ लिखते हैं। तो सेकंड पॉइंट बन जाएगा ये, लिखिए फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी, ए फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी टेंड टू बी हायर व्हेन other firms are blocked from entering industry. A firm profitability tend to be higher when other firm are blocked from entering industry. अगर आप दूसरी फर्म को इंडस्ट्री में लाने से रोक सकते हैं तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होगी। और न्यू एंट्रेंट को लाने से रोकेंगे कैसे? एंट्री बैरियर लगाकर। फिर एंट्री बैरियर का मीनिंग बताएंगे। डिस्करेज न्यू एंट्रेंट्स existing firm try to raise barriers। तो लिखें to discourage the new entrant existing firms try to raise barriers to entry। अब बैरियर का मीनिंग बताओ। बैरियर का मीनिंग क्या होता है? इकोनॉमिक फोर्स को यूज करके उनको आने से रोकना या स्लो करना। बैरियर्स ऑफ एंट्री रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फोर्स दैट स्लो डाउन बाय अदर फर्म्स। देखिए क्या लिखता हूं। बैरियर ऑफ एंट्री रिप्रेजेंट economic force that slow down or
imped entry, slow down or imped entry by other firms, दूसरी फर्मों को ये रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक फोर्स जो हम स्लो डाउन करने के लिए और एंट्री रोकने के लिए करते हैं दूसरी फर्मों की। अब कॉमन बैरियर्स कौन कौन से उनके नाम लिख देंगे और फिर बाद में उनको एक्सप्लेन करेंगे। कॉमन बैरियर्स टू एंट्री इंक्लूड कैपिटल रिक्वायरमेंट, economies of scale, product differentiation, switching cost, brand identity, access to distribution channel, and possibility of aggressive relationship by existing players। ये सभी मैंने अभी एक्सप्लेन करने एक एक करके याद हो जाएंगे हमें। दीज आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो, हम इसे ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। अब तो बस इसको एक्सप्लेन करेंगे, एक एक करके समझाऊंगा क्या लिखना है मुझे उसके बारे में। कॉमन एंट्री बैरियर टू एंट्री इंक्लूड कॉमन एंट्री बैरियर्स जो इंक्लूड है वो ये है, इनको कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। अब तो मुझे एक एक करके बताना है कि मुझे किसमें क्या क्या लिखना है। तो मैं अब तक लिख चुका आपके सामने ये सब बातें। अगर इसमें किसी ने कुछ पूछना है तो बात कर सकता है मेरे साथ। मैं अब तक कर चुका ये बातें कि जी न्यू एंट्रेंट में क्या क्या बातें लिखनी है। मैंने आपसे कहा कि ये प्रॉफिटेबिलिटी कम करते हैं, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं, ये सप्लाई इंक्रीज कर देते हैं, प्राइस डाउन कर देते हैं, एग्जिस्टिंग फर्म का मार्केट शेयर को कम कर देते हैं जिससे उनके प्रॉफिट कम होता है। ये एक पावरफुल सोर्स है। तो ये सब बातें मैंने यहां लिखी हैं। ये कर देते हैं, ये एक पावरफुल सोर्स है। न्यू कैपेसिटी, न्यू रेंज आ जाती है जो न्यू कॉम्पिटिटिव प्रेशर बनाती है। जितना बड़ा एंट्रेंट होगा उतना ज्यादा कंपटीशन सर्व करेगा। ये हमारे प्राइस पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर लिमिट लगा देती हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है अगर हम इनकी एंट्री को रोक दें। डिस्क्रेज का मतलब होता है कि हम एंट्री बैरियर लगाने की कोशिश करें। एंट्री बैरियर्स का मतलब होता है कि रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फोर्स, स्लो डाउन द इंपेड एंट्री। उसके बाद कॉमन बैरियर कौन कौन से हैं, और यहां पे लिखा नहीं कि अभी तक दे आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। ये सब ऐसे दीजिए एक्सप्लेन। अब मैं एक एक के बारे में लिखवाऊंगा और आप आराम से सोचेंगे और फिर लिखते चले जाएंगे। पहले मैं समझाने की कोशिश करूं। मैं पहले दो एक लिख समझा लूं फिर दो लिखवा लूंगा, ऐसे करूं जैसे भी कहोगे आप। पहला कैपिटल रिक्वायरमेंट। वैसे तो आपको पता ही है जिस बिजनेस में ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर लोग कम आएंगे, और कम आएंगे तो आपको पता ही है कंपटीशन होगा नहीं, प्रॉफिट ज्यादा होंगे। एक एंट्री बैरियर है ये। तो देखिए जिस इंडस्ट्री में ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, अगर आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए तो उस इंडस्ट्री में लोग नहीं आ पाएंगे। जिनमें ज्यादा कैपिटल चाहिए, जिनके पास लैक ऑफ फंड्स होते हैं वो तो नहीं आएंगे।
उनके लिए तो ये इफेक्टिव बैरियर है, उनके लिए ये इफेक्टिव बैरियर है। और इससे एग्जिस्टिंग फर्म के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, इससे एग्जिस्टिंग फर्म्स के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, एग्जिस्टिंग फर्म्स के प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। मैं यही बात लिखूंगा बस। अब आप मेरे पास समझ ले मैंने कौन सी बात लिखनी है इसमें। मैंने ये कहना है जिस इंडस्ट्री के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसमें जिन फर्म के पास लैक ऑफ फंड्स होते हैं वो तो इफेक्टिव है, उनके लिए तो ये इफेक्टिव बैरियर बन जाता है और एग्जिस्टिंग फर्म्स पूरा प्रॉफिट्स कमा लेती हैं। दूसरा लिखूंगा मैं इकोनॉमी ऑफ स्केल, दूसरा लिखूंगा इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल लिखूंगा, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। मैंने इसमें बताया था जियो, इसका मतलब होता है, इसका मेन मतलब है कॉस्ट पर यूनिट को कम करो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाओ, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाकर, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाकर प्रोडक्शन इंक्रीज करो, इस तरह से ग्रो करो और ग्रो करो। इसका मेन मतलब यही है, आप मेरी बात समझे। इकोनॉमिक्स में कॉस्ट पर यूनिट को कम करो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करो और फिर ग्रो करो। आप इस तरह से ग्रो करना चाहिए आपको। जो लार्ज फर्म्स होती हैं, लार्ज फर्म्स, वो इसका बेनिफिट उठा पाती है। लार्ज जो बड़ी फर्में होती हैं वो हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन करती हैं, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन करती हैं और कॉस्ट पर यूनिट को कम कर लेती हैं, जिससे जो न्यू एंट्रेंट होते हैं वो डिस्करेज होते हैं, वो आते ही नहीं। न्यू एंट्रेंट डिस्करेज होते हैं। तो मैं अपनी दो बातें इसमें लिखवाऊंगा। पहली बात तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, जिन इंडस्ट्री में लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो लैक ऑफ फंड्स वाली फर्में होती हैं वो तो उनके लिए तो इफेक्टिव बैरियर बन जाते हैं और एग्जिस्टिंग फर्म के इससे प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। दूसरी बात लिखवाऊंगा इकोनॉमी इन स्केल। इकोनॉमिक इन स्केल का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट पर यूनिट को कम करो, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करो, इससे आप ग्रो करेंगे। लार्ज फर्में हाई वॉल्यूम पर प्रोडक्शन करती हैं और न्यू एंट्रेंट को और कॉस्ट पर यूनिट कम करती हैं, जिससे न्यू एंट्रेंट डिस्करेज हो जाते हैं, वो आते ही नहीं। और तीसरी बात लिख लो इसमें, पहले छोटी छोटी बातें लिखवा दूं क्या? स्विचिंग कॉस्ट लिखवा देता हूं, वैसे तो मैंने लिखवाया था प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। हो जाए